आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना हाई कोर्ट से राज्य सरकार को करारा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने विधायकों की खरीद फरोख्त मामले की जांच राज्य की एसआईटी से छीनकर सीबीआई को सौंप दी है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने एसआईटी को भंग करने के साथ साथ उसकी अब तक की जांच को रद्द करने का आदेश भी दिया है। अदालत ने सीएम केसीआर के जरिए संवाददाता सम्मेलन में शुरुआती सबूतों को सार्वजनिक करने पर नाराजगी भी जताई। पूरा मामला मौजूदा सरकार के विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर है। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से भाजपा पर आरोप लगाया गया था, जिस पर आरोपियों ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि जांच एसआईटी के बजाय किसी केंद्रीय जांच एजेंसी या सीबीआई से कराई जाए। ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बीआरएस विधायकों के अवैध खरीद फरोख्त मामले में आरोपी नंद कुमार से आज लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। ईडी के अधिकारी चंचलगुड़ा केंद्रीय कारागार में नंद कुमार का बयान दर्ज कर रहे थे, जहां वो वर्तमान में बंद है। केंद्रीय एजेंसी ने नंद कुमार से 2 दिनों तक पूछताछ करने के लिए शहर की एक अदालत से अनुमति ली थी। तीसरे अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में शनिवार को ईडी के सहायक निदेशक सुमित गोयल और अन्य 2 अधिकारियों को अपने वकीलों की मौजूदगी में 2 दिनों तक जेल में बयान दर्ज करने की अनुमति दी थी। अदालत ने पीएमएलए अधिनियम के तहत पुलिस अधिकारियों के रूप में माने जाने वाले ईडी को भी निर्देश दिया था कि वे अधिनियम की धारा 50 के तहत नागरिक प्रक्रिया संहिता का ईमानदारी से पालन करें और आरोपी को अपना बयान देने के लिए मजबूर करने के लिए 3rd डिग्री तरीकों का उपयोग करने से बचें। भारत राष्ट्र समिति ने तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले में हुए कोऑपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी के चुनाव में निदेशक के 15 पदों में से 13 पर जीत हासिल की है। बीआरएस द्वारा समर्थित उम्मीदवारों ने चुनाव में जीत हासिल की, जब उन्होंने देश की सबसे पुरानी सहकारी समितियों में से एक में सभी 15 निदेशक पदों पर जीत हासिल की और भाजपा को हरा दिया। निदेशक के 15 पदों के लिए 24 दिसंबर को मतदान हुआ था, जबकि मतगणना सोमवार को हुई थी। रेवंत रेड्डी द्वारा राजनीतिक पार्टी के गठन का दावा करते हुए ट्विटर पर झूठी खबर पोस्ट करने के लिए पत्रकार शंकर के खिलाफ टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी के कांग्रेस नेताओं और समर्थकों द्वारा विभिन्न पुलिस थानों में शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराकर पत्रकार शंकर के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है, जबकि उपाध्यक्ष किरण कुमार रेड्डी ने बेगम बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराकर पत्रकार शंकर व कुछ अंडरकवर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। टीपीसीसी प्रमुख के खिलाफ निराधार खबर के लिए और शिकायत में कहा कि इस झूठी खबर से सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। तेलंगाना में कोविड-19 के 12 नए मामले सामने आए, जिससे अब तक संक्रमित हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 8,41,307 हो गई है। तो वहीं हैदराबाद में सबसे ज्यादा 12 नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के एक बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 6 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। राज्य में अब तक कुल 8,37,131 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 99.50% दर्ज की गई है। बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले एक दिन में किसी मरीज की मौत न होने से मरने वालों की संख्या 4,111 पर स्थिर रही है। राज्य में कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 65 है। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में जवाहरलाल नेहरू फार्मासिटी में स्थित एक दवा कंपनी में आग लगने से 4 कर्मचारियों की मौत हो गई तथा एक अन्य गंभीर रूप से झुलस गया है। अनकापल्ली की पुलिस अधीक्षक गौतमी सैली ने सोमवार रात को लॉरेस लैब्स लिमिटेड की 3री यूनिट में आग लगने की घटना की पुष्टि की। बहरहाल उन्होंने कहा कि वे घटना में लोगों के हताहत होने की वजह का पता लगा रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मरने वालों की शिनाख्त टी राजेश बाबू, आर राम कृष्ण, वी राम बाबू और एम वेंकट राव के रूप में की गई है। घायल व्यक्ति की पहचान वाई सतीश के रूप में हुई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए किंग जॉर्ज गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेजा गया है, जबकि घायल व्यक्ति का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कर्नाटक सरकार ने सोमवार को राज्य में पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। कोविड की बढ़ती स्थिति से निपटने के लिए एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है।
इसके अलावा सरकार ने नए साल के जश्न का समय भी तय किया है। लोग रात में सिर्फ 1 बजे तक ही पार्टी कर सकते हैं। यही नहीं, साल को लेकर सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी की है। वृद्धों सहित अधिक खतरे वाली आबादी को भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचने की सलाह शामिल है। सरकार ने सभी थिएटर, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, इंडोर कार्यक्रमों, जनसभाओं और स्कूलों और कॉलेजों के कर्मचारियों के लिए टीकाकरण की 2 डोज भी जरूरी की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर और राजस्व मंत्री एवं आपदा प्रबंधन प्रभारी आर अशोक की तकनीकी विशेषज्ञों के साथ हुई बैठक के बाद ये फैसला किया गया है। कर्नाटका के सीमा विवाद पर महाराष्ट्र सरकार ने आज विधानसभा में प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसहमति से पास किया गया। प्रस्ताव में कहा गया है कि कर्नाटका के बेलगांव, कारवार, निपानी शहर के साथ 865 गांव की इंच जमीन महाराष्ट्र में समाविष्ट करने के लिए सभी आवश्यक कानून पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार कदम उठाएगी। प्रस्ताव में कहा गया है कि सीमा विवाद के गांव में रहने वाले लोगों के साथ महाराष्ट्र सरकार पूरी ताकत के साथ खड़ी रहेगी। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में बताया कि जल्द ही इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रस्ताव को पढ़ते हुए केंद्र सरकार को केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक में लिए गए फैसले को लागू करने के लिए कर्नाटका सरकार से आग्रह करना चाहिए और सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी लोगों की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए सरकार को समझाना चाहिए। साउथ इंडिया एक्सप्रेस बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।